आपको एम्बुलेंस मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आपको डोनर सिंह भी बोलते हैं लोग। तो उसके पीछे की थोड़ा आप बैकग्राउंड बताएंगे? शहीद भगत सिंह सेवा दल जो आप एनजीओ चलाते हैं, वो जो विजन मिशन है वो आपने स्टार्ट कैसे किया? मेरा सगा भाई कहता था कि लाशों का व्यापार कर रहा है। फंड्स कैसे अरेंज कर पाते हैं आप उन सब चीज़ों के लिए? डेड बॉडी ले जाने का साधन ही नहीं है कोई यहाँ दिल्ली में। तो जी ठेले पे ले जा रहा है, कोई टेम्पू में ले जा रहा है, और बड़े से बड़े हॉस्पिटल आज भी 30 साल के बाद भी वहीं खड़े हैं। जी लाखों रुपए लेते हैं पेशेंट से, लाखों रुपए। जब मर जाता है तो कहते हैं जी आप अपना टेम्पू लाइए, अपना एम्बुलेंस लाइए, घर ले जाइए। तो 100 लाशें जिंदा हो गई। अक्सर लोग जा रहे हैं, कोई गिरा पड़ा है, कोई मोबाइल से फोटो बना रहा है, भीड़ लगा देंगे वहाँ, एक व्यक्ति उसको हाथ नहीं लगाता। हम उसको उठा के अपनी गाड़ी में डालते हैं, एम्बुलेंस में। तो उसने बहुत जबरदस्त बात कही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मुझे आंसू इस बात के आए हैं, जज्बात के, कि जहाँ सारी सरकार फेल होगी, एक सरदार मेरे काम। सर, आपने 30 साल तक जनसेवा में दिए, उसके बाद सरकार ने आपको पद्मश्री अवार्ड दिया। तो जब आपको ये खबर मिली तो आपकी पहली फीलिंग क्या थी, और आपने सबसे पहले किसको फ़ोन करके बताया है? बॉडी को वहाँ रखिए, बॉडी को ले जाइए, बॉडी को लेके जाइए, बॉडी को वहाँ रखिए। सांस गई तो इंसान का नाम भी गया। एक शेर याद आता है कि मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे आप। और जब डेड बॉडियाँ नहीं देते थे, मैं हॉस्पिटल में जाके जबरदस्ती उठा के लाता था। मार पिटाई भी हुई, वहाँ बड़ा कुछ हुआ, और मेरे ऊपर 11 FIR भी हुई। इतनी जलालत करी हॉस्पिटलों ने, मैं बता नहीं सकता आपका। कोविड को 5 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है अभी अगर कल को अगर कुछ ऐसा फिर से होता है, क्या हम तैयार हैं ऐसे दोबारा डिजास्टर को मैनेज करने? जीरो पे खड़े हैं। कोई भी तरीका है सिस्टम को ठीक करने के लिए? लोगों में क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? सिस्टम में कैसे बदलाव ला सकते हैं? टोल टैक्स में एम्बुलेंस फ्री है, डेड बॉडी वाली गाड़ी फ्री है जी। पार्किंग दिल्ली में कहीं लगा दो फ्री है। लेकिन आज वही डेड बॉडी की गाड़ी खड़ी करने के कह रहे हैं पैसे दो जी। क्या फायर ब्रिगेड से पैसे लेते हैं? कि आपने किसी को सम्मान दिया है, पद्मश्री दिया है, तो उसको फायदा भी तो देश को जाए, समाज को जाए, और बच्चे तैयार हो। आप PhD चैम्बर में एक सेमिनार में चीफ गेस्ट थे, आपने वहाँ पे किसी को पॉइंट करके बोला कि तो मैं जेल भेज दूंगा। एक व्यक्ति आज कोरोना का फायदा उठा के 38,700 में संस्कार कर रहा है, और मेरे को पंगे लेने की आदत मैं लेता हूँ। मैंने कहा राजनीति और सेवा की कहीं लड़ाई होगी ना तो राजनीति आगे चली जाती है, राजनीति ही जीतेगी। कहते कैसे? मैंने कहा एक बच्ची खड़ी हो गई, कि अंकल मैंने आपसे एक सवाल करना है। तो मैंने कहा बताइए बेटा। कहने लगी अंकल आप 24 घंटे लाशों में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? इतना सब आप काम करते हैं, अपने लिए कभी समय निकाल पाते हैं? तो आप कुछ ऐसी चीज़ हैं जो ऐसे कुछ बदलाव हैं जो आप यूथ में देखना चाहते हैं, आप कोई ऐसे मैसेज है जो आप देना चाहें? रक्तदाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ दाता, या ईश्वर या आप, बीच में कोई जरिया नहीं। 30 साल, 70,000 से ज़्यादा अंतिम संस्कार, और एक इंसान है जो मौत के समय भी जिंदगी की इज्जत बचाता रहा। दोस्तों, स्वागत है आपका विनय विमर्श पावर्ड बाय बी ग्लोबल के एक और ख़ास एपिसोड में। आज के गेस्ट एक ऐसे इंसान हैं जिनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है। एम्बुलेंस मैन ऑफ इंडिया, पद्मश्री से सम्मानित एक्स MLA और शहीद भगत सिंह सेवा दल के फाउंडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी। शंटी जी ने दिखाया है कि असली हीरो वो होते हैं जो बिना स्पॉटलाइट के सिर्फ इंसानियत के लिए जीते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे सेवा, जिंदगी, मौत और एक ऐसी जर्नी के बारे में जो दिल को छू जाए। चलिए स्वागत करते हैं एक असली हीरो का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी। सर, पहले तो मैं और मेरी टीम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमारे शो पे आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय विमर्श पे। सर, वील जस्ट जंप इनटू द स्टोरी कि हर मिशन की एक शुरुआत होती है। शहीद भगत सिंह सेवा दल जो आप NGO चलाते हैं, वो जो विजन मिशन है वो आपने स्टार्ट कैसे किया सर? उसके बारे में थोड़ा बताएं। कई बार जिंदगी में छोटे से एक झटका इंसान के जीवन ही बदल देता है जी। मुझे याद है, मेरे एक मित्र थे, चैन स्मोकर थे, तो मुझे 12-13 साल बाद मिले, तो एक भी सिगरेट नहीं पी उन्होंने 2-3 घंटे। तो मैंने कहा यार आज तो कमाल कर दिया आपने जी। कह रहा है यार जिंदगी के सफर में कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैंने सिगरेट ही भी नहीं छोड़ दी। मैंने कहा वो क्या? जी। कहता मेरे बच्चे को दमा हो गया था, मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब तो 4 साल का बच्चा है, इसको दमा कैसे हो गया? कहता आपकी वजह से। कहता क्यों? कहता मेरे डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे को आपके पास से अभी भी इतनी स्मेल आ रही है, और इस बच्चे को कितनी आती होगी। तो सिगरेट छूट गई उस दिन से। कहते मैंने उस दिन डब्बी तोड़ के फेंक दी जी। और ये दिन मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। मेरे कहने का मतलब है कि एक हादसा कई बार जीवन बदल देता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैंने जी। हम कुछ दोस्त किसी के संस्कार पे रूटीन में गए, 30 साल पहले की बात है। तो शमशान घाट में एक व्यक्ति, लोगों के अध जले लकड़ी के जो टुकड़े बच जाते हैं लाश के आसपास, जी जी जी।
उसको टोकरी में रख रहा था। तो मुझे लगा यार ये चोरी वोरी करते हैं, मैंने सुना था कि ऐसा कुछ होता है। जी, लेकिन जब उससे पूछा तो हमारा भी हृदय जो है वो हिल गया कि इलाज कराने आया था दिल्ली में, बच्चा चला गया है, पैसे नहीं है इतने, बैठा हूँ अब शमशान घाट में। तो उसका संस्कार कराया, दोस्तों से मैंने कहा तो यार, मैंने वो उस बच्चे को क्रिमेट करने के लिए वो लकड़ियाँ पैसे उठा नहीं रहे थे थे। उसका, वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था। मैंने दोस्तों को कहा यार इस दिल्ली के अंदर लोग शादी पे, मकान पे कितने पैसे लगाते हैं, जी, करोड़ जी, रुपया, ट्रू। गाड़ी पे, जन्मदिन में, एनिवर्सरी में। जी, और उसी राष्ट्रीय राजधानी में एक बच्चा लेके बैठा है लाश यार, एक व्यक्ति अपने बच्चे की, क्यों ना ऐसा काम शुरू किया जाए। तो कईयों ने मुझे कहा, जब मैंने बोर्ड लगाया कि ये तो आप व्यापार कर रहे हैं, किसी ने कहा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जी, लेकिन बस एक एक करके 17 शमशान घाट अडॉप्ट कर लिए। वाह! कोविड आते आते 45,000 बॉडी क्रॉस कर गए, तब तो हम 70,000 से भी ज़्यादा बॉडी कर चुके हैं जो आप क्रिमेट। क्रिमेट कर चुके हैं अभी तक। सर आप जैसे अब 17 शमशान आप अडॉप्ट करने की बात करते हैं, तो ये जो ऑपरेशन है पूरा, ये बहुत कैपिटल सेंसिटिव है। लकड़ियाँ जो किलो के हिसाब से बिकती हैं, राइट? वो सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? फंड्स कैसे अरेंज कर पाते हैं आप उन सब चीज़ों के लिए? देखिए, जब कोई इंसान काम करता है दिल से, जी, लगन से, जी, और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो उड़ान है पंछी की, वो पंखों से नहीं होती, हौसलों से होती है। मुझे बहुत लोगों ने कहा जब मैंने शुरू किया कि शंटी जी ये आपको लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे। मेरा सगा भाई कहता था कि ये लाशों का व्यापार कर रहा है, ये कफन बेचता है। संस्कार का जब शुरू किया काम, तो हमें लगा कि यार डेड बॉडी ले जाने का साधन ही नहीं है कोई यहाँ दिल्ली में। तो जी, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई टेम्पू में ले जा रहा है, और बड़े से बड़े हॉस्पिटल आज भी 30 साल के बाद भी वहीं खड़े हैं, जी, लाखों रुपए लेते हैं पेशेंट से, लाखों रुपया। जी, जब मर जाता है तो कहते हैं जी आप अपना टेम्पू लाइए, अपना एम्बुलेंस लाइए, घर ले जाइए। जी, जी, तो मैंने 30 ईयर्स पहले एक पुरानी एम्बुलेंस बनाई, 30,000 रुपया जी, उसमें मेरी माँ ने मदद करी, जी, बाकी हमने इकट्ठे कुट्ठे करे। मेरे एक पुरानी कार थी वो बेची, एक शव वाहन बनाया, फिर एक एम्बुलेंस बनाई, बढ़ता चला गया। मोर्ची बॉक्स बनाए, ब्लड डोनेशन का काम शुरू कर दिया, फिर अस्थियां ले जाके हरिद्वार में प्रवाहित करनी शुरू कर दी हमने। जी, 1 रुपया भी हमने सरकार से नहीं लिया आज तक, ना दिल्ली सरकार ना भारत सरकार। दोस्तों से इकट्ठे करे, झोली फैला देते थे पब्लिक में जाके भी, अपने दोस्त जितने अच्छे लोग होते थे एरिए के, कि जी, अंकल जी एक एम्बुलेंस और लेनी है, पैसे दे दो। जी, तो कई ऐसे व्यक्ति सामने आए जिन्होंने कहा जी डीजल पेट्रोल हमारी तरफ से डलवा लिया करो। जी, एक रोशनारा रोड पे गोल्डी वीर जी हैं, उन्होंने कहा शंटी जी आप डीजल पेट्रोल मेरे से लेना। एक मॉडल टाउन में पंजाबी बाग में रणधीर सिंह जी है, कह लगे शंटी जी आप 10 डेड बॉडी का संस्कार मेरी तरफ से कर दिया करो महीने। तो ये चीज़ें जुड़ती चली गई। जी, हमें लगा यार इसके अंदर ज़्यादा बरकत है। अब देखिए जितने भी धार्मिक स्थल हैं, कभी कोई सरकारी पैसे थोड़ा चलते हैं, जी, ट्रू, संगत के पैसे ही चलते हैं ना। ट्रू, लोग अपना 10वां हिस्सा कमा के दसवंध निकालते हैं। जी। तो शहीद भगत सिंह सेवा दल भी उसी पे चल रहा है जी। लोग आपको ना बहुत अलग-अलग नामों से जानते हैं। आपको एम्बुलेंस मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आपको डोनर सिंह भी बोलते हैं लोग। तो उसके पीछे की थोड़ा आप बैकग्राउंड बताएँगे कि क्या है? टाइटल जुड़ते गए जी, जी, क्योंकि चांस की बात है कि 30 साल पहले एम्बुलेंस में बैठा था तो उतरा ही नहीं नीचे आज तक मैं। एम्बुलेंस में बैठने के मुझे इतने फ़ायदे मिले, इतने फ़ायदे मिले कि मैं जा रहा हूँ, रास्ते में कोई व्यक्ति गिरा पड़ा है, मैं उठाता हूँ उसको, एम्बुलेंस में डालता हूँ, हॉस्पिटल ले जाता हूँ सीधा। 100 से ज़्यादा लोगों को तो मैंने ऐसे बचाया है। मैंने क्या बचाया, ऊपर वाले ने बचाया, मतलब मेरी कोशिश काम आ गई। और मृत बंदे भी जिंदा हो गए, जी, मतलब 100 लाशें जिंदा हो गई। अक्सर लोग जा रहे हैं, कोई गिरा पड़ा है, कोई मोबाइल से फोटो बना रहा है, भीड़ लगा देंगे वहाँ, एक व्यक्ति उसको हाथ नहीं लगाता। हम उसको उठा के अपनी गाड़ी में डालते हैं एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस मैन मशहूर हो गया। जी, डोनर सिंह जो आपने कहा है, इस तरह ब्लड देना शुरू किया मैंने, देना किया कि 2019 में मेरी सेंचुरी हो गई। तो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने मुझे अवार्ड दिया, जी, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन वालों ने मेरे मेरे को अवार्ड दिया। अवार्ड का नाम था डोनर सिंह। ओके, तो डोनर सिंह कहने लगे लोग। ओके, नगर सेवक में अपने नाम के आगे टाइटल लिखता था शुरू से ही। जी, कुछ लोग नगर सेवक कहने लगे, अब कुछ लोग पद्मश्री लिखते हैं। तो मतलब वो जी, टाइटल है, लेकिन मुझे एम्बुलेंस मैन जब कहते हैं तो मुझे प्राउड होता है उसमें। जी। कोई आयरन मैन होता है, कोई क्रिकेट मैन होता है, मैं एम्बुलेंस मैन हूँ, खुशी है मुझे। तो इस पूरे मिशन में आपकी पहचान, वैल्यूज़ और आपको जो जीने का तरीका है, उसमें आपने उसके उससे आपका मकसद कैसे बदला? इतना आप इतने टाइम से आप 30 साल से ये कर रहे हैं। तो अभी हाउ डू यू सी
जो आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो आपके जो चलाए हुए सेवा वाले जो पथ है उस पे कैसे अपने आप को देखते हैं? जी। लगन के सामने कोई मकसद नहीं होता है, जी। जज्बे के सामने कोई सीमा नहीं होती है। जी। अब किसी बिजनेसमैन को बोलो, यार तू दुकानदारी क्यों कर रहा है, किराने की दुकान क्यों खोल रहा है, तेरा मकसद क्या है? तो कहेगा जी मैं तो पेट पालने की कर रहा हूँ, यही कहेगा ना आपको। आप किसी रेसलर को बोलोगे, मिल्खा सिंह जी सारी जिंदगी भागते ही रहे, अब बोलो तुम्हारा मकसद क्या है? जी। ऊपर वाले ने आपको कोई मकसद दिया है, जी। जिसके लिए आपको बनाया है उसने। जी। वेल अगर ये मकसद मैं नहीं रखा होता जी। 95 से, हम्म। तो 25 साल जब पूरे हुए और कोविड आ गया, उस मकसद के एक्सपर्ट थे हम। जी। डेड बॉडी मैनेजमेंट के हम एक्सपर्ट थे। मुझे एक बहन जी की बात अभी भी याद आती है, जब द्वारका से हम डेड बॉडी लेने गए, 4 दिन से पड़ी थी, जी। को उठाने नहीं गया, तो वो रोने लगी। तो उनके पड़ोसियों ने कहा कि अब तो लेने आ गए हैं, संभाल रहे हैं डेड बॉडी को, अब क्यों रो रहे हो? तो उसने बहुत जबरदस्त बात कही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जी। कहती मैं 4 दिन के मैंने कोई दिन से कोई प्रशासन छोड़ा नहीं जिसको मैंने फोन ना किया, ऑफिसर नेता ये वो, नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई सर। कोई आया नहीं। मेरा पति बाहर था, मेरे ससुर जी की डेथ हो गई, लेकिन मुझे आंसू इस बात के आए हैं, जज्बात के, कि जहाँ सारी सरकार फेल होगी, एक सरदार मेरे काम आ गया। अब मेरे को छू गई, इसने बात बड़ी गहरी बोली है भाई। जी। तो ये मकसद है, हमारा मिशन है कि हम जिस चीज पे चल रहे हैं, जी। जो काम प्रशासन करने को तैयार नहीं, उसको हमने चुना और जी। उसमें सफलता मिली, जी। बहुत ज्यादा सफलता मिली। और हमें देख के आज देश के अंदर जगह जगह लोगों ने इस प्रयास को करना शुरू किया। मुझे उससे और ज्यादा खुशी होती है कि यार किसी ने जी। हमारी लीग को आगे बढ़ाया तो सही। जी। सर आपने 30 साल तक जनसेवा में दिए, उसके बाद सरकार ने आपको पद्मश्री अवार्ड दिया। तो जब आपको ये खबर मिली तो आपकी पहली फीलिंग क्या थी और आपने सबसे पहले किसको फ़ोन करके बताया है? मैं तो सोया हुआ था जब मुझे जी। देश के हेल्थ मिनिस्टर का फोन आया, शंटी जी बधाई हो आपको, आपका नाम टीवी पर स्क्रॉलिंग में आ गया है कि आपको पद्मश्री के लिए क्या कहते हैं, मनोनीत कर दिया है हाँ। जी। राष्ट्रपति जी ने। जी। सबसे पहले तो मैंने अपनी माँ का थैंक्स करा, जो जी। स्वर्गों में है, जी। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था शहीद भगत सिंह सेवा दल, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था जी। कि बेटा ये बंद मत करियो, कभी कभी किसी को ना मत करियो और अहंकार मत करियो, जो तू कर रहा है ऊपर वाला करा जी। रहा है। तो मैंने सोचा आज मैं उस जगह पे पहुंच गया हूँ। जी। और जहां तक धन्यवाद की बात है, वो तो जब मैं पद्मश्री भी उस समय भी जब मुझे अनाउंस हुआ और जब मैं लेने गया, जी। राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सब वहीं मेरे साथ चाय पी रहे थे, जी। उन्होंने भी ये बात कही कि शंटी जी आपको कैसा लग रहा है? जी। तो मैंने कहा जी ये अवार्ड मुझे नहीं मिला है, ये मेरे ड्राइवरों को मिला है, ये मेरे शमशान घाट के कर्मियों को मिला है, मेरे बच्चों को मिला है, जी। और ये मेरे लिए अवार्ड नहीं है, ये मेरे लिए जिम्मेदारी है। जी। जब भी देश में कोई आपदा आएगी, तो शहीद भगत सिंह सेवा दल और जितेंद्र सिंह शंटी आपको ऐसी मजबूती से खड़े मिलेंगे सेवा के लिए। तो सर आप बता रहे हैं कि 70,000 से ज़्यादा आप क्रिमेशन हैं और ज़्यादातर उनमें लावारिस लोग भी रहे होंगे। तो हजार इतने स्पिरिचुअली आप ये इसको कैसे देखते हैं? आपकी पर्सनल जो जर्नी है उसमें आप इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज़ ये देखिए, ये एक ऐसा सच है जो हमारे पैदा होते ही ये तय हो जाता है कि हमें जाना है, राइट? तो और एक आखिरी मकाम पे जब कोई भी आपका सानिध्य लेने वाला नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप आपकी कोई पहचान भी नहीं है। लोग जनरली किसी इंसान को उसके नाम से जानते हैं और आप एक लावारिस लाश को जब आप क्रिमेट करते हैं तो हाउ डज़ इट फ़ील? लाइक मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा सवाल किस दिशा में जा रहा है। मतलब आप शायद ये बात समझें, क्योंकि कोविड के दौरान कई जगह ऐसा देखा जा रहा था कि लोग हॉस्पिटल्स के बाहर किसी किसी नाम को एक बार बुला रहे थे और कि भाई इसके साथ कोई है या नहीं है, और उसको ऐसे थ्रो कर दिया। वो इंसान जब जीवित थे तो शायद वो जैसा होता है ना कि हम किसी को अपने आगे कुछ समझते नहीं है, कई बार ऐसा होता है। और जब एक बार आप मर जाते हैं, आपके अंदर कोई सांस नहीं बचती, तो फिर लोग उसको बस ये बोलते हैं कि भाई ये तो डेड बॉडी है, राइट? तो वो एक 70,000 का जो वहाँ तक आप पहुँचे हैं, आप कैसे इसको देखते हैं और कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? बड़ी मजेदार बात है कि जब इंसान
अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ करता है। आफ्टर ऑल जो जिसको आज हम लावारिस कह रहे हैं, जी उसके बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, बहन भाई भी होंगे, पत्नी भी होगी। जी ऐसा क्या कारण रहा कि वो लावारिस हो गया? जी पहली बात, कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण है। जी एक फितरत देखिए लोगों की कि इंसान जिंदा है। आज मैं जितेंद्र सिंह शंटी हूँ और मैं अभी थोड़ी देर बाद नहीं हूँ तो मैं बॉडी हूँ। जी बॉडी को वहाँ साइज रखिए, लिमिट। बॉडी को ले जाइए, बॉडी को लेके जी जाइए, बॉडी को वहाँ रखिए। सांस गई तो इंसान का नाम भी गया। जी मेरा मिशन यही है कि जो लोग उनको लावारिस कहते हैं, मैं उनका वारिस बनने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि कोविड में बहुत बड़ी बात है सर। एक दिन में 50 से 60 बॉडी भी हमें ऐसी जो बाहर रख जाते थे सिर्फ, जी क्योंकि लोग टूट चुके थे। पहले जी हॉस्पिटलों में टूट गए, फिर मोर्चरी में टूट गए, फिर उनको एम्बुलेंसेज नहीं मिली, फिर शमशान के बाद लाइनें लगी हुई थी 200-200 डेड बॉडी की। तो छोड़ जाते थे हम उनको, फिर अपना अपना समझ के हम कराते थे। मेरे दिल में कई बार विचार आता है कि जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की बात है, एक देशवासी का फंडामेंटल राइट है कि मरने के बाद उसका संस्कार मर्यादा के साथ हो। एक शेर याद आता है कि मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे हम। बोले ये हमारे लिए बड़ी जलालत की बात है यार, जी कि हमारे कुछ लोग जब चले जाते हैं और उनको प्रशासनिक सेवा नहीं मिलती है। वैसे मैंने 1.5 साल पहले एक रूल पास कराया NHRC से। जी जब मैं उनकी एक कोर ग्रुप था डिफेंडर्स का, NGO का, मेरे को मेंबर बनाया उन्होंने। चेयरमैन थे अरुण मिश्रा जी। दो बाई लॉज मैंने वहां से पास कराए। नंबर 1 कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति चला जाता है, अब हर शहर में तो शहीद भगत सिंह सेवा दल नहीं है, जी तो क्यों ना ये प्रशासन की जिम्मेदारी बने। जी तो उन्होंने पूरे देश के अंदर हर चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है कि जितने भी शमशान घाट हैं हम्म, वहां पे लागू करिए कि कोई भी बॉडी आती है, गरीब है या लावारिस है, उसका डेड बॉडी का संस्कार फ्री होगा। जी कि पास हो चुका है। वो बात अलग है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हर जगह नहीं हुआ। अभी मैं महाराष्ट्र गया था, मैंने देखा कि वहाँ शमशान घाटों पे बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ काम ये हो रहा है। जी इसी प्रकार मैंने एक आवाज उठाई थी कि मैंने जो कोविड के अंदर भ्रष्टाचार देखा, जी बहुत सारे हॉस्पिटलों ने जी जिस बीमारी का इलाज नहीं था, उन्होंने 40-40, 50-50 लाख रुपए जी लिए मैं हमसे। उसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि जहाँ एक तरफ नहीं, आपके ये जैसे वो क्वेश्चन बाद में आएगा। ओके ये बात ये जुड़ रही है कि जब तक वो पेशेंट जिंदा था ये पैसे लेते रहे, जैसे ही वो मरा, जी डेथ हुई, जी जी उनको कोई लेना देना नहीं है कि जिस बीमारी का इलाज नहीं था उन्होंने 50 लाख पहले तो बना दिए। जी उनकी हैवानियत थी उस बुरे समय में। अब बात यहाँ आ जाती है कि डेड बॉडी नहीं देते थे, पैसे लाइए तो डेड बॉडी देंगे। नहीं तो नहीं लोगों था की क्या? बॉडी हफ्ता हफ्ता पड़ी रही हॉस्पिटलों के अंदर। तो NHRC ने अब रूल बना दिया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने, कि कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में मरेगा प्राइवेट में, जी तो 1 घंटे के अंदर उनको डेड बॉडी देनी पड़ेगी। अंडरटेकिंग लेके डेड बॉडी को नहीं रोक सकते। जी ये मैंने बनवाया वहाँ क्या क्या मेरी अपील थी, सैंक्शन उन्होंने किया, जी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था ये। मैंने ये जी दरिंदगी अपनी आंखों से देखी थी और मैंने लड़ लड़ के लोगों को बॉडियां दिलाई थी। जी मेरे ऊपर 11 FIR भी है उसमें। जी यस। हाँ मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि लोगों ने जब आपने आइडेंटिफाई किया कि देर इज़ अ लॉट ऑफ करप्शन हैपनिंग, उस दौरान इतना बुरा समय चल रहा था, लोग परेशान थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की स्कैरसिटी थी, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक कर रहे थे, साथ में जो ब्लड प्लाज्मा, जब एक टाइम था जब प्लाज्मा डोनेशन चल रहा था, बाद में पता चला कि वो प्लाज्मा डोनेशन जो प्लाज्मा डोनेट करके लगा रहे हैं पेशेंट्स को वो काम भी नहीं कर रहा, दैट वाज नॉट इवन अ सोल्यूशन। तो ये जो करप्शन जिस लेवल पे चल रहा था, उस तरफ आपके जैसे जो सेवा दल हैं वो सेवा कर रहे थे, आपने जब आवाज़ उठाई तो आप पे 11 केसेस हुए, तो वो क्यों और किसने किया आपके ऊपर? देखिए, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ना, हो सकता है कई लोगों को बुरी लगे बात कि देखो जी ये अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं, जी लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। जी और अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो भला कैसे होगा लोगों का? उन लोगों के ऊपर अंकुश कैसे लगेगा? जी एक तरफ तो देश के गृह मंत्री सड़क पे थे, मिलिट्री सड़क पे थी, जी दिल्ली के अंदर DRDO ने हॉस्पिटल बनाए, जी हजारों लोग गए थे उसमें। जी धार्मिक संस्थाओं ने हम्म लंगर से मदद करी, किसी हम्म के ऑक्सीजन से की, हम्म, प्रवासियों के लिए मदद की।
जी। लेकिन दूसरी तरफ ये 4 लोग आपस में मिल गए, हम्म, कुछ हॉस्पिटल वाले, कुछ लैब वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले और फार्मा कंपनी वाले। जी। एक पैरासीटामोल कितने की बिकी है पता है आपको? जी। अभी आप ही कह रहे थे सिलेंडर की बात। जी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 2000 वाला इंजेक्शन दिल्ली में 2 लाख का किसने बेचा? जी। 500 वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 का कैसे बिका? बिका ना। बिल्कुल बेकार। 400 वाला टेस्ट लैब ने 10,000 में किया कि नहीं किया? जी। और फार्मा कंपनी ने तो हदें पार कर दी, एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी बेच दी उन्होंने, जी। ब्लैक करी उन्होंने, दब के करी। जी। आपदा में अवसर देखा है सर, लोगों ने बहुत पैसे बनाए। और जब डेड बॉडियां नहीं देते थे, जी। मैं हॉस्पिटल में जाके जबरदस्ती उठा के लाता था, मार पिटाई भी हुई, वहां बड़ा कुछ हुआ और मेरे ऊपर 11 FIR भी हुई। जी। इतनी जलालत करी हॉस्पिटलों ने, मैं बता नहीं सकता आपका। कुछ हॉस्पिटलों ने तो, जिनके 2-2 हॉस्पिटल थे और लोन पे चल रहे थे, आज 16 हॉस्पिटल है दिल्ली। बड़ी मजेदार बात है कि हर हॉस्पिटल पे एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। जी। वो इसलिए किया गया था कि भ्रष्टाचार ना हो। तब क्या भ्रष्टाचार हुआ? एक पीपी किट जो 300 रुपए की है, जी। 8-8 हजार रुपए की लगाई इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने, 8-8 हजार रुपए की। और एक पेशेंट आपका है आईसीयू में, 25 पेशेंट है, एक डॉक्टर साहब आ रहे हैं देखने के लिए, तो 25 के 25 पेशेंट को 8-8 हजार रुपया लगा दिए इन्होंने। कि डॉक्टर साहब आए थे पीपी किट पहन के, सबको लगा दिया उन्होंने। अरे क्या 25 पीपी किट पहन के आए थे क्या? एक ही तो पहनी थी। ये गुंडागर्दी थी। मैंने आवाज उठाई उसके ऊपर। अभी भी केसेस चल रहे हैं सर? चल रहे हैं, कुछ ने वापस ले लिए। जैसे मैं NHRC में जाके मैंने आवाज उठाई और ये रूल बन गया, तो फटाफट उन्होंने केस वापस लेने शुरू कर दिए। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं चाहता हूँ मुझे कोर्ट में खड़ा करें, और मैं बोलूंगा ना जब वहां पे, जी। और जब वो मीडिया फैलाएगा उसको, बहुत बड़े बड़े लोग नंगे हो जाएंगे उसमें। जी। बहुत बड़े बड़े लोग, क्योंकि उन्होंने जलालत की कोई कमी नहीं छोड़ी, किसी तरीके से कमी। कोविड को 5 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है अभी अगर कल को अगर कुछ ऐसा फिर से होता है, क्या हम तैयार हैं ऐसे दोबारा डिजास्टर को मैनेज करने के जीरो लिए? पे खड़े हैं। जीरो पे खड़े हैं अभी भी। कोई हमारा छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। दिल्ली के अंदर 20,000 हॉस्पिटल होंगे जी। प्राइवेट। अगर 10-20 जो 5 स्टार है मैं इनको छोड़ दूं, जी। तो बाकी किसी के अंदर मोर्चरी नहीं है। आज किसी की पेशेंट की मृत्यु हो गई, रात के 2 बजे कहेंगे डेड बॉडी घर ले जाओ। अरे वाह, 2 बजे डेड बॉडी रात को, और कोविड की है सपोज, तो घर कैसे ले जा सकता है? और चौथे महल्ले पे रहता है, कैसे रखेगा, कहाँ रखेगा? क्यों नहीं उस हॉस्पिटल के अंदर एक रूम बन सकता 10x10 का? कैसे उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है हॉस्पिटल का, रिन्यू कैसे हो जाता है? ना उनके पास एम्बुलेंस है, ना डेड बॉडी छोड़ने की गाड़ी है, ना मोर्चरी रूम है उनके पास। उनको लाइसेंस कैसे मिल जाता है? विवेक विहार के अंदर अभी दिल्ली के अंदर एक बच्चों के न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल में आग लगी थी। 12 बच्चे थे उसके अंदर, 4 हम लोगों ने अंदर जाके बचाए, 8 चले गए बेचारे। अब जब उसका भेद खुला कि उसके पास तो 5 बेड की परमिशन थी सिर्फ, वो भी न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल था, नॉट हॉस्पिटल। उसने 25 बेड लगा रखे थे वहां पे, और वो भी फर्स्ट फ्लोर पे। एक सीढ़ी थी पतली सी, सब भाग गए बच्चे छोड़ के वहां पे जब आग लगी तो। डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ गया, फायर वाले भी आ गए, MCD भी आ गई, सब आ गए, DDA वाले भी आ गए। पहले क्यों नहीं आए? मुखर्जी नगर में डे बोर्डिंग था जिसमें आग लगी थी, इंस्टीट्यूट था वैसे, जो कोचिंग सेंटर, बच्चों ने छलांगे मारी वहां, तो सारे दिल्ली के कोचिंग सेंटर चेक होने शुरू हो गए। फिर ढाक के 3 पर राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट में पानी चला गया, कोचिंग सेंटर में बच्चे मर गए, सारे कोचिंग सेंटर चेक होने शुरू हो गए। विवेक विहार के जब हॉस्पिटल में, वो सारे हॉस्पिटल के पीछे पड़ गए। अरे रूटीन में क्यों नहीं जागते भाई आप? रेगुलेशंस नहीं है। आयरनी ये भी है सर कि मेन स्ट्रीम मीडिया के पास बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन जो असली मुद्दे हैं उन पे वो बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसमें शायद उनको TRP नहीं मिलेगी। नहीं, मैं छुपा के नहीं बोलता, सारी भ्रष्टाचार की जड़ है जिसकी वजह से सारा करप्शन हो रहा है ये। जी। यस, रिश्वत दे के लेते हुए पकड़े जाते हैं, रिश्वत दे के छूट जाते हैं, यही एक कारण है बस। आप अपने घर का छज्जा बाहर निकालिए, आगे तोड़ जाएंगे आपको MCD वाले। जी बिल्कुल। उनके कैसे चलते हैं फिर? हॉस्पिटल कैसे चल रहे हैं नाजायज तरीके से? क्यों नहीं तोड़ते उसको, क्यों नहीं रोकते उसको? हमारे विवेक विहार में एक स्कूल चल रहा है, 500 गज में 1000 बच्चे बैठे हुए हैं। 500 गज में 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, और जगह भी नजायज घेरी हुई है DDA की। मैंने सब जगह लेटर लिख दिए DDA को, कोई संज्ञान कुछ नहीं हुआ आज तक। जिस दिन कुछ हादसा हो गया तो सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे, उस दिन सबको याद आएगा कि एक इंसान था जो। हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। आपको लगता है सर कोई भी तरीका है सिस्टम को ठीक करने के लिए? लोगों में क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? सिस्टम में कैसे बदलाव ला सकते हैं? लोगों का भी सैक्रिफाइस चाहिए, लोगों को भी सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
जी। जैसे मैं लंदन गया तो मैंने देखा कि एक होटल था मेरे दोस्त का, तो डिपार्टमेंट वाले आए, फ्रिज चेक कर रहे हैं। मैं कहा ये क्या चेक करते हैं? कहते चेक करते हैं कि सब्जी बासी तो नहीं पड़ी हुई, दूध खुला तो नहीं पड़ा हुआ, नॉन वेज जो पड़ा उसमें स्टैम्प पे कोई डेट निकल तो नहीं गई। मैंने जी। कहा है इतनी बातें? कह रहा हाँ जी, ये तो सील कर जाएंगे, हमारा रूटीन है, होटल सील कर देंगे अभी। रूटीन मैंने कहा चेक्स। हमारे यहाँ तो पहले आधा पानी डाल के लाते हैं दूध वाले, यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, मौत बेच रहे हैं। यहाँ तो भैंस को बिल्कुल पहले सही बात टीके लगा देते हैं 6। है। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ यहाँ लोगों को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि लोगों को जी। ये सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। रुक जाएगा, ऐसी बात नहीं है, रुक सकता है, जी। लेकिन लोगों को सख्ती बर्दाश्त करनी। सर आपने ऐसे ही किसी पॉडकास्ट पे बोला था कि माँ बाप को अपने जीते जी अपने बच्चों के नाम पे सारी संपत्ति नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कुछ यूथ जो आई थिंक बच्चे हैं, उन्होंने इस पे विरोध उठाया। तो उसके पीछे आपका क्या लॉजिक था कि आप क्यों विरोध ऐसा नहीं उठाया, करना एक दो चाहते तो हैं? लड़ने भी आ गए थे। अच्छा। ओके। कि आपने हमारे माँ बाप को भड़का दिया, वो तो अच्छे वाले मकान वाले नाम कर रहे थे। अच्छा, ये मैंने तो कोई इसलिए ऐसा किया, केस है सर जो ये आप आवाज़ मैंने हाईलाइट इसलिए करेंगे? उठाई कि अब मेरा 30 साल से वास्ता है, जब डेथ से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे क्षेत्र में एक बहुत अमीर व्यक्ति थे और 1000 गज की कोठी थी उनकी। जी। पहले उनकी मिसेज बीमार हुई तो बच्चों ने कोई केयर नहीं करी, फिर वो खुद बीमार हुए, बेचारे डायलिसिस पे जाते थे, तो कभी ड्राइवर ले गया, कभी अकेले चले जाते, बच्चे नहीं जाते। वो इतना उकता गए इस बात से कि एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। 4 बजे का समय था, सर्दियों में संस्कार का ले जाने का, तो मैं भी पहुंच गया वहाँ पे, गाड़ी एम्बुलेंस हमारी खड़ी थी। 6 बज गए, 7 बज गए, तो मैंने पूछा पड़ोसियों से, मैंने कहा क्यों नहीं लेके जा रहे? बच्चे नहीं आए? कह रहे बच्चे तो सारे आए हुए हैं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते जी उनके पापा जी की विल निकल आई है, वो सब कुछ धर्मार्थ कर गए हैं कि कह रहे मेरे बच्चों को कुछ मत देना, इन्होंने मेरी सेवा नहीं करी। अभी पीछे मुझे एक फ़ोन आया आपके इसी से, गुरुग्राम से। आंटी जी मैं विल कर रहा हूँ, उसमें नाम लिख के जा रहा हूँ कि मेरा मरने के बाद संस्कार शहीद भगत सिंह सेवा दल करेगा, और मैं सारी विल अपनी शहीद भगत सिंह सेवा दल के नाम कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं अंकल जी, बात तो बताओ क्या हुई है। मुझे लग रहा था कि वो इंसान बड़ा भरा हुआ है। जी। कहने लगे नहीं नहीं, ये हमारा जीवन ऐसी है ये वो। जब मैंने बहुत उनको प्यार से कुरेदा तो उन्होंने बताया कि मेरे 2 पुत्र हैं, 3 फैक्ट्रियाँ हैं मेरी, 3 कोठियाँ हैं। छोटा बेटा शादी नहीं कराता, किसी बात को झगड़ा हो गया लेके, तो घर के बाहर ही मेरे पब्लिकली मुझे थप्पड़ मारे उसने, बेटे ने। अभी 6 दिन पहले मैं लड़की देखने गया उसके लिए, लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? लड़की ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया। वापिस आ रहे थे तो कार टेढ़ी मेढ़ी चला रहा था, 100 की स्पीड से, तो मैंने कहा अभी कार ढंग से चला, एक्सीडेंट हो जाएगी। तो मुझे चलती कार से नीचे उतार दिया, उसने गाड़ी रोकी, कह रहा नीचे जाओ, उतरो तुम। कह रहा बात इतनी नहीं है कि उसने कार रोक के उतार दिया, मैं पैदल चला जाता, घर ऑटो पे चला जाता, लेकिन मेरी मिसेज भी नहीं उतरी उस गाड़ी से, वो साथ चली गई उनके। तो मुझे लगा यार जब मेरी मिसेज भी मेरी सकी नहीं है और बच्चे भी मेरे नहीं, तो मुझे मेरा संस्कार भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जी। फिर मैंने कहता दिमाग में सोचा कि मैंने गलती क्या की है ऐसे। तो कह रहा मैंने गलती ये करी कि जीते ही सब कुछ उनके नाम करा दिया था। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि सब कुछ उनके नाम मत कराओ। जी। आपको नहीं तो अनाथालय में जाना पड़ेगा या वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा, जी। कुछ नहीं देने वाले आपको बच्चे। उनको एक भड़ जो बना हुआ है, एक जो सस्पेंस है, सपोज आपके 3 बेटे हैं, बेटी भी, आजकल तो बेटी का भी राइट है, जी। उनको चारों को सस्पेंस रहना चाहिए कि विल किसके नाम करेंगे, किसके नाम करके जाएंगे। मैं कहता हूँ विल भी कर दो चलो जीते जी, लेकिन उनके नाम प्रॉपर्टी मत करो, आप जायदाद मत दो उनको, नहीं तो आप कुत्ते की तरह जियोगे। बता दो मैं आपको, रोटी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लें। जी। वो बात जब मैंने बोली 2-3 पॉडकास्ट में, जी। तो बुजुर्गों ने तो बहुत मेरे को आशीर्वाद दिए, बल्कि उसके बाद कईयों ने तो अपने रजिस्ट्रेशन करा दी मेरे पास, 40-50 लोगों ने, कि हम मरेंगे तो संस्कार आप कराना। जी। लेकिन कुछ बच्चों के मुझे फ़ोन आए, जी आपने तो हमारे पापा जी को भड़का दिया जी, आप तो बड़े गलत कमेंट्स दे रहे हो। मैंने उनको समझाया, मैं कहा बेटा ये आप पे लागू क्यों हो रहा है, आप अपने आप को गलत क्यों समझ। बिल्कुल सही बात है सर, आई ठीक है कि एब्सोल्युटली नहीं? एग्री विद यू। कई लोगों को ऐसे फ़ोन आए कि आपने क्या हमारे पे बोला है? मैंने कहा आपको लगता है इसका मतलब आप गलत है ना। तो इसलिए मैंने बोला, मेरी आदत है, मैंने बोल दिया, जिसको बुरा लगता लग जाए। सर मुझे लगता है शायद हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमारा भी वही हाल होना है, हम भी बूढ़े होंगे और हमारे बच्चे जब हमें उस तरह से ट्रीट करेंगे, और वो करेंगे भी, अगर हम आज ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने माँ बाप से मिसबिहेव करें, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि एक बच्चे ने अपने बाप को मारा, तो वो आपके बच्चों के सामने भी आप अगर अपने माता पिता के साथ ऐसा कर रहे हो तो आपका भी टाइम आएगा, आप भी बचे नहीं रहेंगे उस चीज़ से। और जो जो लोग ये कर रहे हैं शायद उनको ही डरने की ज़रूरत है, जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, जिन्हें उनसे प्यार है, उनकी सेवा करते हैं, उनको तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है, उनको तो रीच आउट भी नहीं करना चाहिए था आइडियली। तो आपने बहुत सही बात की वैसे। सर
आपके पद्मश्री अवार्ड के बाद क्या ऐसा हुआ कि आपको सरकार ने, अभी आपने बताया भी था कि आपने सरकार से कोई मदद आपको कभी मिली नहीं, राइट? इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो सीएसआर के थ्रू बहुत सारे डोनेशन, चैरिटी ये सब करते हैं। क्या कभी किसी ने आपको रीच आउट किया या आपने उन्हें रीच आउट किया? कोई आपको कोई फंड्स मिले इस चीज़ के लिए या नहीं? सीएसआर तो एक, मैं कहूँगा कि फ्रॉड सब्जेक्ट, इसका तो मिसयूज हो रहा है 99%। ओके, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जितनी बड़ी कंपनियां हैं हम्म, सब ने अपने ट्रस्ट बना लिए, जी। धार्मिक स्थल बना लिए, स्कूल बना लिए, हम्म, वही अपनी कंपनी के डायरेक्टर हैं, वही उसमें ट्रस्टी हैं, अपना पैसा वहाँ भेजते हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। कईयों ने ये कहा जी हम सड़कों के ऊपर ग्रीनरी कर रहे हैं, जी, उस पर सीएसआर दे रहे हैं। जी, अरे वो तो आप एडवर्टाइजमेंट का, उतने पैसे तो एडवर्टाइजमेंट में लग जाने थे आपके, जी, बोर्ड आपने लगा दिए, जी, सीएसआर कहाँ रह गया आपका? जी, मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से मिल के आया था अभी, उनको मैंने पूरा लिख के दे के आया इस बात के ऊपर कि ये बहुत चिंता की बात है जी, कि आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, मैं उसके लिए प्रेज करता हूँ, पर लोग अमल नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर। जी, मतलब बहुत मेरे पास बहुत कम, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1-2% लोग ऐसे हैं जो अपने दसवंध में से जेन्युइन तरीके से कहते हैं कि शंटी जी ये हमारा सीएसआर, लेकिन वो अमाउंट बहुत छोटा होता है। जी, लेकिन जिनके जो एक्चुअली हुए हैं, हम्म, जो चाहें तो 1 साल का 10 करोड़ भी निकाल सकते हैं। जी, और आजकल बाजार में दलाल भी घूम रहे हैं जो आते हैं और कहते हैं कि हम आपको 1 करोड़ देंगे, 50 लाख वापस दे दीजिए। जी, सबके पास जाते हैं, एनजीओ के पास। जी, कुछ लोग उनके लालच में आ जाते होंगे, हम तो उनको भगा देते हैं कि भैया हमको नहीं आसा 1 रुपया भी नहीं चाहिए हमें ऐसे, हम किस लिए करेंगे, हमने इंडस्ट्री खोली है क्या, जी, हमने संस्था बनाई है, नहीं आएंगे पैसे नहीं चलाएंगे, जी, हमारे को क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए डेड बॉडी के लिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वो लोग देते हैं तो हम चला लेते हैं। लोग एम्बुलेंस से भेजे जा रहे हैं, अक्षय कुमार जी ने मुझे एम्बुलेंस से भेज दी, टेक महिंद्रा ने भेजी एम्बुलेंस मुझे, स्लीप वेल ने भेजी, बजाज एलियंस ने भेजी। तो इन लोगों ने कोरोना में साथ दिया हमारा। वेव सिटी के मालिक हैं राजू चड्डा जी, 1000 टन लकड़ी भेज दी उन्होंने हमारे को। वाह, एम्बुलेंस खड़ी करने की जगह नहीं थी, उन्होंने हमें वेव सिटी में, सन सिटी में जगह दी एम्बुलेंस खड़ी करने की, 3000 गज। अब जहाँ तक प्रशासन की बात करते हैं सरकार की, तो हमारे पास तो जगह भी अपनी नहीं है जी। दिल्ली के अंदर जो डीडीए ने जगह दी थी उसका भी किराया मांगते हैं जी। अच्छा, बताइए, टोल टैक्स में एम्बुलेंस फ्री है, डेड बॉडी वाली गाड़ी फ्री है, जी, पार्किंग दिल्ली में कहीं लगा दो फ्री है, लेकिन आज वही डेड बॉडी की गाड़ी खड़ी करने के कह रहे हैं जी पैसे दो जी। क्या फायर ब्रिगेड से पैसे लेते हैं, क्या एम्बुलेंस से पैसे लेते हैं? तो हमारे से कैसे पैसे ले रहे हो जी? फिर आप कैसे बोल सकते हैं हम इस बात को? हमने कोई वहाँ पे कोई क्लब तो खोलना नहीं है जी। जी, एब्सोल्युटली। अब डेड बॉडी वाली सबको पता गाड़ियाँ, है। हम इतने दुखी थे पहले शुरू में कि डेड बॉडी वाली गाड़ियाँ जिसके घर जाती हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे घर में डेथ हुई है, गाड़ी आ गई समय पे। लेकिन बाद में वही गाड़ी किसी घर के आगे खड़ी करके तो दिखाओ आप, वो कहेगा भूत आ गया जी, हाँ जी, बोले तो अब शगुन है जी, हमारे घर के बाहर गाड़ी खड़ी जी, है। जी, जी, पत्थर मारते थे लोग। तो मैं 2010 में तेजेंद्र खन्ना जी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके पास गया सत्यलोचन सिंह जी को लेके। जी, उन्होंने हमें एक 1000 गज का टुकड़ा किराए पे दे दिया, ओके, लाइसेंसिंग पे। आज तक उसके मैं रिन्यू कराने के लिए, 1 साल का रिन्यू कराना हो तो 1.5 साल मुझे धक्के खाने पड़ते हैं डीडीए में जाके। हाँ। मतलब बता नहीं सकता मैं आपको, कुछ सहायता करने के बजाय उल्टा मैं परेशानियों में है उसमें। तो तो आपने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि सरकार को जो पद्मश्री अवार्डी जितने भी हैं उनके मूवमेंट को यूटिलाइज करना चाहिए। तो आपका क्या आइडिया है और क्या किस तरीके से सेवा में और चीज़ें की जा सकती हैं? देखिए, सच बात है कि बचपन से हम सुनते आए थे कि पद्मश्री अवार्ड, ये जितने अवार्ड है बिकते हैं। लेकिन 2014 के बाद एक बदलाव आया जी, कि बहुत जेन्युइन लोगों को निकाला है इन्होंने। जी, कोई पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। लेकिन अवार्ड देके उनको घर बिठा दिया हमने, जी, तो अवार्ड तो छुप गया ना जी। जी, आप उस अवार्डी का, जैसे सपोज किसी को शिक्षा में मिला है अवार्ड, हम्म, तो उसको किसी शिक्षा समिति में डाल दीजिए। जी, वो जाए पूरे देश के कॉलेजेस स्कूलों में जाए कि मुझे पद्मश्री इसलिए मिला है कि मैं शिक्षा के ऊपर काम किया है, आप एब्सोल्युटली, ये करिए, ये करिए, ये करिए। एब्सोल्युटली, जैसे मुझे एम्बुलेंस मैन के रूप में मिला, या शववाहन पे, या डेड बॉडी क्रिमेशन में मिला, या ब्लड डोनर पे मिला, पद्मश्री दे दिया, मैं घर बैठा हूँ। ये अगर सरकार, करना क्या है सरकार ने, को तनख्वाह थोड़ा देनी है। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कहें जी शंटी जी को हम नॉमिनेट करते हैं इस काम के लिए, शंटी जी आप देश में जगह जगह जाके अवेयरनेस करें।
तो कितनी खुशबू फैलेगी। जी सोचिए आप बात को। बिल्कुल, आई एग्री विद यू सर। कोई पर्यावरण पे काम कर रहा है, पौधे लगाने पे काम कर रहा है, क्योंकि बहुत मैं देख रहा था ऐसे ऐसे लोग भी आए थे जिनके पैर में चप्पल नहीं थी। इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन वो खुशबू छुपी हुई है ना जी। वो जाके गांव में बैठ के पद्मश्री लेके, उनको पता ही नहीं होगा पद्मश्री क्या है। हो जी सकता खो भी गया हो उनका, जी जी क्योंकि उनको उनकी उसकी वैल्यू ही नहीं पता। जी आप देखिए, मेरे को 2021 में पद्मश्री मिला था, आज 25 खत्म होने वाला है। जी दिल्ली के एलजी साहब ने हमें बुलाया कि चाय नहीं पिलाई आज तक। और जबकि आप दिल्ली में ही सारा काम करते दिल्ली हैं। के एलजी साहब हैं, दिल्ली जी के एलजी साहब को चाहिए कि दिल्ली के जो पद्मश्री उनको तो बुलाएं, हमको जी यूज करें ना, वो हमारी ड्यूटी लगाएं कहीं पे कि शंटी जी आप दिल्ली के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट देखिए, मैं करने को तैयार हूँ। बिल्कुल शंटी जी आप ब्लड डोनेशन को देखिए, मैं करने को तैयार हूँ। अरे एक कप चाय तो पिलाओगे ना, और को हमको तनख्वाह थोड़ा मांग रहे हैं आपसे, गाड़ी थोड़ा मांग रहे हैं, बंगला थोड़ा मांग रहे हैं हम। ये मेरा कहना था, अभी भी कह रहा हूँ मैं, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ओपनली कह रहा हूँ मैं, कि जी आपने किसी को सम्मान दिया है, पद्मश्री दिया है, तो उसका फायदा भी तो देश को जाए, समाज को जाए, और बच्चे तैयार हों, जी और समाज सेवी तैयार हों, और पर्यावरण के लिए काम करने वाले तैयार हों, और एम्बुलेंस मैन तैयार हों, और ब्लड देने वाले तैयार हों। मेरा ये कहना है। सो बेसिकली आप चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म भी मिले, आप जगह जगह जाएं, लोगों से बात करें, अपने बारे में बताएं, और भी लोग इससे। देखिए फर्क क्या है बताऊँ, जी मैं अपने माध्यम पे जाता हूँ या एनजीओ के माध्यम पे जाता हूँ तो लोग जल्दी नहीं सुनेंगे। जी वही काम किसी सरकारी प्लेटफॉर्म से जाऊंगा जी आई एग्री, रीच बहुत। तो बैठ के हाँ सुनेंगे। बिल्कुल सही बात अगर है सर। दिल्ली के एलजी साहब कह देते हैं कि जी दिल्ली के जितने कॉलेज हैं वहां जितेंद्र सिंह शंटी को भेज रहे हैं ब्लड के लिए अवेयरनेस करने के लिए, तो क्यों नहीं सुनेंगे लोग? जी कॉलेज वाले क्यों नहीं बुलाएंगे मुझे? यूनिवर्सिटी वाले क्यों नहीं बुलाएंगे? बिल्कुल स्कूल वाले क्यों नहीं बुलाएंगे? बिल्कुल समझ रहे बात आप? जी। एक जो क्वांटम है इस मूवमेंट का, वो बहुत कि मल्टीप्लाई हो जैसे मैंने जाएगा। भ्रष्टाचार पे आवाज उठाई जी कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में भ्रष्टाचार है, जी मेरी ड्यूटी लगा दें कि शंटी जी आप ऑब्जर्व करोगे, आप एक नोडल ऑफिसर बना दिए गए सरकार की तरफ से। मैं को तनख्वाह नहीं मांग रहा, मुझे गाड़ी भी नहीं चाहिए, उससे कुछ भी नहीं चाहिए। एक एक इज्जत तो मिली, एक जिम्मेदारी तो मिली, और बिल्कुल लोगों को रहेगा कि ये बंदा जो है हमारी सरकार तक बात पहुंचाएगा। जी ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो कोई राजनीति नहीं आ रही बीच में। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यही चाहता हूँ, ये मेरी आवाज थी, हाँ, आज भी है। भ्रष्टाचार के लिए आप जैसे आप बोल रहे थे, और क्रिमेशन को सच में कई लोगों ने बिजनेस भी बना दिया। आप पीएचडी चैम्बर में एक सेमिनार में चीफ गेस्ट थे, आपने वहाँ पे किसी को पॉइंट करके बोला कि तो मैं जेल भेज दूंगा। वो उसके बारे में थोड़ा बताएं, और क्या वो सच में अभी जेल में है? नहीं, वो तो क्या था कि पीएचडी चैम्बर में कोरोना के बाद पूरे देश के क्रिम्टोरियम को लेके एक सेमिनार था। जी जिन लोगों ने काम किया था यार, कुछ लोगों ने मशीनें बनाई थी जी क्रिमेशन की, सीएनजी की, इलेक्ट्रिक की, जी उस पर सेमिनार था, तो मैं उसमें चीफ गेस्ट था। जी उसी दिन मैंने लकीली फेसबुक पे एक ऐड देखी कि 38,700 रुपये में संस्कार कराए, आप पैसे जमा करा दें, जब भी डेथ होगी हम करेंगे संस्कार, ये है वो है। और ये भी उसमें मैंने देखा कि मुंबई के थाने में, महाराष्ट्र में थाने सिटी में एक एग्जीबिशन में उन्होंने स्टॉल लगा रखा है, जैसे हमारे यहाँ ट्रेड फेयर होती है। जी जी तो वो बात मैंने मंच पे बोली कि भाई हमारे देश में आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ 38,700 में एक बच्ची की शादी हो सकती है, एक हाथ जी पीले हो सकते हैं। एब्सोल्युटली ठीक। एग्रीड सर, एब्सोल्युटली। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति आज कोरोना का फायदा उठा के 38,700 में संस्कार कर रहा है। मैं इस व्यक्ति को बख्शूंगा नहीं। वो व्यक्ति वहीं बैठा था, मुझे नहीं पता था। अच्छा उन्होंने कहा जी मैंने चलाया ये। अच्छा, एंड ही वाज प्राउड अबाउट इट, लाइक वो कि हाँ, मैंने बैठे चलाया। थे वो, ये कह वाह। रहे जी मैं बॉम्बे से आया हूँ, ये मैंने चलाया। तो मैंने कहा तैयार हो जाइए, आपको जेल भेजूंगा मैं। उन्हें ये नहीं पता था कि आप ये कहने वाले हैं मैंने कहा जी, नेक्स्ट। मैंने कहा तैयार हो जाइए, बख्शूंगा नहीं हाँ हाँ मैं बॉम्बे आके आपको, जी मैं ही आपके ऊपर एक्शन लूंगा। तो मैं बॉम्बे गया, उनका स्टिंग किया, कमिश्नर साहब से मिला, उसकी कंप्लेंट कराई, अच्छा, सारी स्टिंग दुकान ऑपरेशन किया सब आपने? दुकानदारी बंद करा दी। अभी अभी लेटेस्ट बात बताता हूँ मैं आपको। हम्म 20 दिन पहले, महीना पहले मैं मोबाइल खोलता हूँ, व्हाट्सएप पे, सॉरी फेसबुक पे एक ऐड चल रही है, कोई हकीम डॉक्टर खान ऐसे लिखा हुआ है, हकीम भी लिखा है, डॉक्टर भी लिखा है, खान भी, कि 3 दिन में अपनी शुगर ठीक कर लें। शुरू इससे होता है कि नींबू लीजिए, सोडा लीजिए, मैं ठीक कर देता हूँ। और और दिखा कह रहे हैं कि कोई एंकर बोल रहा है, एंकर भी छोटा मोटा नहीं, अंजना ओम कश्यप जी बोल रही हैं, रवीश कुमार जी बोल रहे हैं,
रजत शर्मा जी बोल रहे हैं, सब एआई से बनाए हुए नकली। डीप फेक यूज कर रहे हो। और प्रधानमंत्री जी उसमें कुछ बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं, राष्ट्रपति जी को उन्होंने ये भी बोल रही है वो एंकर कि इनको इस चीज के लिए, शुगर के बचाने के लिए भारत रत्न दिया गया। वाह। और सुनिए, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। मैं बड़ा दिमाग लगाया इस पे, तो मैंने उस बंदे का नाम सब जगह ढूंढा। पहली बात तो फेसबुक की नकली थी आईडी उसकी। हाँ। सब मैंने ढूंढा। जी आखिर में फिर मैंने सुनी सारी, लास्ट में जाके क्या पैसे मांगते हैं वो, जी कितने 1000 रुपये दीजिए, आपको कैप्सूल देंगे, फलाना देंगे। मैंने उठा के उसकी एफआईआर करा दी विवेक विहार थाने में, और पुलिस को, कमिश्नर साहब को भेज दिया मैंने जी कि कहाँ है इंटेलिजेंस हमारी। आज एआई से बना के वो राष्ट्रपति जी का नाम, प्रधानमंत्री जी का नाम, योगी जी की फोटो, जी पद्मा, ये सॉरी भारत रत्न दिखा रहे हैं, नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं। कल को तो कुछ भी दिखा देंगे जी किसी भी देश का। अरे आप अपने पॉडकास्ट पे एक गाना चला के देखिए, उसी समय हमारे को नोटिस आ जाता है जी कॉपीराइट। कि आपने कॉपीराइट का उल्लंघन जी किया है, जी क्यों ना आपको इसको ब्लॉक कर सही। दिया जाए। एब्सोल्युटली सर। तो वो इतनी बड़ी दुकानदारी चला रहा है, वो क्यों नहीं बंद हो रही? जी क्यों नहीं देख रहे फेसबुक वाले, इंस्टा वाले, गूगल वाले, हमारी जो साइबर सेल है, इंटेलिजेंस वाले क्यों नहीं देख रहे हैं? जैसे ही मैंने एक्शन लिया सारे गर्म हो गए। और मैंने कल से परसों से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं है, गायब हो गया वो बंदा। खान साहब भी गायब हो गए, हकीम साहब भी गायब हो गए। गलत बात है ना, देखो। और अच्छा एक बात और हम लोगों में, जी हम सामने देख रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, बोलेंगे नहीं। वो बात है ना कि भगत सिंह जी तो पैदा हों, पड़ोसी के घर में पैदा हो। सही सही बात। हम नहीं कुर्बानी दे सकते, हम नहीं दे सकते। और मेरे को पंगे लेने की आदत है, मैं लेता हूँ। जी सर। सर आप पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं, तो क्या सेवा वाज द रीज़न कि आप राजनीति में आए, कि आप अपने एफर्ट्स को और एम्पलीफाई कर पाएँ? और अब आपसे जब बात हो रही थी, हम बैक स्टेज बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि अब आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हैं, उसके पीछे का भी क्या कारण है? दोनों आप थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, राजनीति से तो देश चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी लेकिन राजनीति करना हर किसी की किस्मत में नहीं होता, जी राजयोग भी होता है। हम्म मैं पहला चुनाव इंडिपेंडेंट जीता था दिल्ली में, जी। नगर निगम का, ये कौन से ईयर की? 2007 में। 2007 में। ओके सर। 12 में मुझे फिर बीजेपी अकाली दल ने बुला के टिकट दी, मैं फिर जीता। जी 14 में मुझे फिर एमएलए की टिकट दी, मैं फिर जीता। जी उसके बाद दिल्ली में फिर एक बदलाव आया बहुत बड़ा, जिसमें 70 में से 67 सीटें ही आम पार्टी ले गई। जी उसके बाद मुझे एक बार टिकट मिली और मैं हार गया। जी मुझे कई लोगों ने कहा कि शंटी जी, आप तो इतनी सेवा करते हैं, आप कैसे हार गए? तो मैंने उन्हें एक एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा, राजनीति और सेवा की कहीं लड़ाई होगी ना, तो राजनीति आगे चली जाती है। राजनीति ही जीतेगी सर। कहते कैसे? मैंने कहा, लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को पूजते हैं, जी लाखों परिवार को जीवन दिया उन्होंने, जी संविधान के दाता हैं। जी वो महाराष्ट्र से चुनाव लड़े थे, हार गए थे कांग्रेस से। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, जी न्यू दिल्ली से चुनाव लड़े, वो हार गए थे। हार गए थे। किरण बेदी आईपीएस, जी वो कृष्णानगर से चुनाव लड़ी, दिल्ली से हार गई थी। क्योंकि उस समय लोग जब चुनाव के मोड पे आते हैं तो फिर वो दूसरे मोड में चले जाते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं। उस समय उनको काम वाम नहीं दिखता है। हिस्टोरिकली जिन लोगों ने ड्यूटी को अपने प्रोटोकॉल से ऊपर समझा, उसको ज़्यादा वरीयता दी, उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं। जैसे आप किरण बेदी जी का नाम ले रहे थे, उन्होंने आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन पीएम का कॉन्वॉय रोक दिया था उन्होंने, और बाद में फिर यू नो व्हाट हैपेंड। मुझे लगता है कि अगर मौका मिलता है तो हमें राजनीति करनी चाहिए, और अगर हम फिट नहीं बैठते हैं जी। तो हमें सेवा ही करनी चाहिए। पॉलिटिक्स तो सर एक दलदल की तरह है, आप उसमें कमल ऐसा फैलाने नहीं, की कोशिश ऐसा कर नहीं, रहे हैं। अच्छे लोग भी हैं उसमें। और मैं इतिहास उठाकर देखता हूँ, सुभाष चंद्र बोस जी भी रहे हैं पॉलिटिक्स में। जी इतिहास उठा के देखिए आप। जी कोई समय था भगत सिंह जी भी रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, वो इतिहास उठाइए आप, अच्छे नाम में हो। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है तो लोगों को एक जी अच्छा नाम आता है सामने। जी जी तो जहाँ हर पार्टी में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो एक सबके लिए आइडियल बन जाते हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, लोग बुरे हो सकते हैं, जी सबकी किस्मत में नहीं हो सकती है। जी। पर मुझे लगता है कि मुझे सेवा में रहना चाहिए। अब मुझे अगर अब वो चुनाव में ज़्यादा लड़ता हूँ तो मैं गलती करूंगा बहुत बड़ी। वो ज़्यादा अच्छा तरीका है Yes. आपके। तो सर कोई अभी तक कोई ऐसा सवाल है जो, आप इतने सारे इंटरव्यूज़ में जाते हैं, इतने पॉडकास्ट में जाते हैं, कोई ऐसा सवाल है जो कभी किसी ने आपसे पूछा नहीं है और जो आप चाहते हैं कि लोग आपसे पूछें और आपके पास उसके लिए कोई आप जवाब हो, वो आप थोड़ा बताएं सर।
वैसे तो आपने सारे सवाल कवर कर ही लिए हैं। सच जानो तो सवाल तो लोगों को करने चाहिए। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि पॉडकास्ट में आते हैं, जो आप पूछते हैं हम बता देते हैं, जो हम बोलते हैं लोगों के क्वेश्चन आने चाहिए इसमें। जैसे मैं अभी औरंगाबाद गया था, वहाँ एक अवार्ड सेरेमनी थी, एक बच्ची खड़ी हो गई कि अंकल मैंने आपसे एक सवाल करना है। तो मैंने कहा Okay. बताइए बेटा। कहने लगी अंकल आप 24 घंटे लाशों में रहते हैं, जी, आपको डर नहीं लगता? इनोसेंट क्वेश्चन। तो मैंने कहा इसने सवाल बड़ा जबरदस्त किया बच्ची ने। तो जी। मैंने कहा बेटा डरो उनसे जो जिंदा है तुम्हारे आसपास बैठे हैं, जो चले गए बेचारे, जो जी, मोहताज हैं संस्कार के लिए, जी, उनसे हमने क्या डरना है। और हमारा तो पूरा जीवन ही इसी में निकल गया। अब जी, परमात्मा ने जो हमें सेवा बख्शी है हम उसको कर रहे हैं। जी, आगे मेरी किस्मत ये भी अच्छी है कि मेरे बच्चे भी दोनों उसमें पूरा मेरा साथ देते हैं। मेरे ड्राइवर बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है। शमशान घाट पे काम करने वाले वाली टीम है पूरी एक, जी, जो 30 साल से मेरे साथ लगी हुई है। तो मैं तो अपने आप को धनी समझता हूँ इस बात का कि जी, परमात्मा ने मुझे अच्छे लोग दिए, अच्छे दोस्त दिए, अच्छे मेंबर दिए। और जहाँ तक लोगों की बात करूँ तो लोग, मुझे एक क्वेश्चन और किया था किसी ने, कहने लगे शंटी जी आपने खाली कोरोना में कितनी बॉडी का संस्कार किया और कितने पेशेंट को अपने सेवा दी? मैंने कहा लगभग 4266 तो हमने क्रिमेशन कराए, क्योंकि वो तो ऑन रिकॉर्ड है डेथ। तो जी, 8-9 हज़ार लोगों को एम्बुलेंस भी दी होगी, ब्लड भी दिया है हमने बहुत सैकड़ों लोगों को। तो उसका क्वेश्चन ये था कि क्या उन 4266 परिवार या एम्बुलेंस वाले 8-9 हज़ार परिवार कभी आपको नए साल पे या दिवाली पे या जन्मदिन में आपको मिलने आए? सवाल बड़ा जबरदस्त है इनका। ये सही बात है सर। उनका मकसद ये था कि लोग इतने एहसान फरामोश भी एहसान हैं फरामोश हुए हैं। जी, कि उस वक्त जब कोई नहीं खड़ा हो रहा था और आप उनके साथ खड़े हो गए। तो मैंने कहा यार बात तो तेरी दमदार है, लेकिन एक दो चीजें मेरे सामने तो आई हैं कि कहते पर एक दो 10-15 हज़ार में से 2 आए हैं कहता। मैं कहा हाँ जी। तो कहने लगे यही तो मार खा रही है दुनिया, यही तो दुनिया मार खा रही है कि राजनीतिक व्यक्ति कोई छोटा सा चुनाव जीता तो उसके घर में भीड़ लग जाती है, जी, और आपने कोरोना को जीता और आपके पास आ नहीं रहे। आपने पद्मश्री जीता, कोरोना जीता। मैंने कहा देखिए हम तो एक फौजी की तरह काम कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं शमशान में था, 21 दिन मैं शमशान से बाहर नहीं निकला था सेकंड फेज में। तो मुझे बहुत फ़ोन आते थे लोगों के, शंटी जी आप मौत से खेल रहे हो, आप कहर से खेल रहे हो। तो मैं एक ही बात कहता था, देखो हम 25 साल से फौजी की तरह काम कर रहे हैं। आज देश के ऊपर विपदा आई है, फौजी अगर घर में रह के मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा। हमको काम करना है और शमशान घाट पे करना है, निकलना नहीं है। मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों का फ़ोन आया, उपराष्ट्रपति जी का फ़ोन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया, दिल्ली मुख्यमंत्री का फ़ोन आया, अक्षय कुमार जी का फ़ोन आया। अक्षय कुमार जी ने 2 एम्बुलेंस भेजी मेरे को। जी, अमिताभ बच्चन जी का फ़ोन आया मुझे, बहुत बड़े बड़े लोगों का। महेश भट्ट जी ने मेरे ऊपर सीरियल बनाया। तो ये छोटी बात नहीं है। जी, मैं तकरीबन कोविड के बाद अगर लेके चलूँ तो मैं 500 से ज़्यादा पॉडकास्ट कर चुका हूँ, और अभी मेरे ऊपर एक बायोपिक भी बन रही है, सिंह सुरमा। फ्रांस की सोर्बन यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दे दी, ऑनररी। ये बहुत बड़ी बात है, परमात्मा जी, की कृपा जी, है। जी। तो सर इतना सब आप काम करते हैं, अपने लिए कभी समय निकाल पाते हैं? मुझे लगता है मेरी यही हॉबी है, यही काम हॉबी है। करते रहना। ओके, ये मेरा प्रोफेशन तो नहीं है, पैशन है। मैं 4 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाता हूँ। बस 4 घंटे? नहीं, इससे ऊपर ही सोता, मेरे को आदत है। और सोऊँगा भी कैसे, मोबाइल मेरे तकिए पे होगा, दूसरी घंटी में फ़ोन उठा लेता हूँ मैं। जी, रात को मुझे पता है जो फ़ोन आ रहा है या तो उनको एम्बुलेंस चाहिए, या शव वाहन चाहिए, या ब्लड चाहिए। मतलब और अगर सही आज मैं बात उनको है। ये सेवा नहीं दे पाता, जी, तो मेरी फिर 30 साल की सेवा बेकार है। जी, वो बड़े भरोसे से फ़ोन कर रहे हैं मुझे, उनका भरोसा जी, टूट जाएगा। जी। मैं उसमें खुश हूँ कि मैं वो सेवा कर रहा हूँ। एक मैं संगीत का बड़ा दीवाना हूँ। अच्छा, ओके। मैं रात को सोने से पहले 1 डेढ़ घंटा संगीत सुनते हैं? इंडियन आइडियल सुनता हूँ। अच्छा, कोई फ़ेवरेट सिंगर भी हैं आपके? आजकल तो नए-नए बच्चे इतने नहीं, प्यारे आ रहे हैं उसमें तो, नहीं। जी, लेकिन एक ख़ासियत है, जी, उसमें एक भी गाना नया नहीं होता। जी, सब पुराने गाने गा रहे हैं। उसका इसका मतलब है कि नई फ़िल्मों के गाने ही नहीं है कुछ। जी, जो भी बच्चे गा रहे हैं वहाँ 50 साल पुराने, 60 साल पुराने, 70 साल पुराने गाने गा रहे हैं। जी। और किस-किस का नाम लूँ, जो मैं तो रोज़ ही नया सिंगर सुनता हूँ, उसमें अच्छे-अच्छे बच्चे आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त गा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त गा रहे हैं। वैसे मैं अगर बचपन से शुरू करूँ तो मैं मुकेश जी का बड़ा फ़ैन हूँ। सर उस दौर के संगीत में एक बात थी जो अब नहीं है। अब आई थिंक एक कोई भी गाना अभी पहले चलता है ना तो एक क्या था, म्यूज़िक कम होता था, आवाज़ ज़्यादा होती आवाज़ थी। ज़्यादा होती आज थी। म्यूज़िक ही म्यूज़िक है, आवाज़ तो है ही नहीं। जी, कहीं आवाज़ देंगे भी तो आवाज़ को दम देने के लिए म्यूज़िक डाल देते हैं। या पहले आप किसी पुराने ऑटो गाने को ट्यून भी लेके होता उसमें है। सितार, हारमोनियम ऐसी चीज़ें थी, जी, आवाज़ उठती थी उसको। एक्चुअल साज़ यूज़ करते थे। अब आप लैपटॉप से पूरा गाना बना सकते हैं।
आज वो चीज़ें इन्होंने सब मिक्स बुक्स करके सब गानों का जी। सत्यानाश कर दिया है। जी। यही एक कारण है कि वो गाने नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है। मुझे एक खुशी हो रहा है कि हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर है, एक आनंद राज आनंद, जी। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जी। बड़े म्यूजिक जी। डायरेक्टर हैं। उन्होंने कोविड के बाद मेरे ऊपर एक गाना लिखा, कोविड के ऊपर पूरा गाना बना के उसे पिक्चराइज करके जी। मेरे को दिया और वो यूट्यूब पे चल रहा है गाना। वो गाने की थोड़ा अगर आप टाइटल बता दें तो ऑडियंस भी देख पाएगी और हम भी मैं देखेंगे। उसकी वीडियो दे दूंगा हाँ जी। जब मैं ये बोल रहा हूँ उस समय वीडियो डाल देता हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एब्सोल्युटली सर। हूँ। बहुत अच्छे पिक्चराइज किया और बहुत अच्छे उसके बोल बड़े अच्छे हैं। तो आप अपने लिए बस संगीत सुनते हैं, संगीत मुझे बहुत अच्छा उतने में आपका रिफ्रेशमेंट हो बस जाता मैं उसी का फैन है। हूँ जी। बस। सर, आखिर में आप जो हमारा यूथ है और हम फॉर्चुनेटली दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री हैं पॉपुलेशन में, और जो यूथ पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और सही मायने में ये यूथ है जो हमारे देश का भविष्य निर्धारित करेगा। तो आप कुछ ऐसी चीज़ हैं जो ऐसे कुछ बदलाव हैं जो आप यूथ में देखना चाहते हैं, आप कोई ऐसे मैसेज है जो आप देना चाहें तो बताइए सर। देखिए आज ना हमारा यूथ इजी मनी की तरफ बहुत भाग रहा है। जी। कोई गैम्बलिंग में लग गया, जी। कोई सट्टे में, वो क्या आजकल चल पड़ा है कुछ नवी नवी चीजें। जी। मुझे लगता है कि उनको मेहनत की कमाई के ऊपर ज्यादा ध्यान। दूसरी बात, वो कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो एक सिंगर है, चाहे वो एक कलाकार है, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे स्कोप है लोगों के पास, चाहे वो सोशल मीडिया के काम करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, देश के खिलाफ दैट्स कोई द बात ना मैसेज। जाए, जी। क्योंकि हम कुछ भी डालते हैं वो दुनिया देखती है। जी। आप पॉडकास्ट डालेंगे, अमेरिका में बैठ के खोल ले, कनाडा में बैठ के खोल जी। ले, तो अगर आपने कोई गलत चीज डाली जी। तो पूरी दुनिया में जाएगी, उससे फिर आप बदनाम नहीं होंगे, हमारा देश बदनाम होगा। जी। इस बात का ध्यान रखें। आज की युवा पीढ़ी पैसे के लिए काम ना करे। मैं मानता हूँ पैसा बहुत बहुत जरूरी है, पैसे को कमाएं लेकिन गलत ढंग से ना कमाएं। और उसके बाद एक मन में और विचार रखें कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा चैरिटी में भी लगाना है। जी। वो चैरिटी किस लिए? समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए। हो सकता है उनके भी काम आए कल को। जी। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अच्छे अच्छे कामों में लगाएं, ब्लड डोनेट करें, जी। क्योंकि एक एक ब्लड के यूनिट से 4 लोगों को जीवन मिलता है। जी। मैं उसके ऊपर मैंने एक शेर लिखा था कई दिन पहले, स्लोगन था, क्योंकि रक्त जो है या तो ईश्वर देता है या आप देते हैं, इंसान जी। देता है, मतलब जी। बीच में तो कोई जरिया नहीं है, ना पशु, ना पंछी, ना पेड़, ऐसा ना जापान ने भी ब्लड तो बनाया नहीं आर्टिफिशियल। जी। तो मेरा स्लोगन है, रक्त दाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ दाता। या ईश्वर या आप, बीच में कोई जरिया नहीं। जी। तो सभी नौजवानों को मेरी गुजारिश है, रक्तदान करें और शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ जुड़ें। जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं अगर, तो चूंकि अब पॉडकास्ट में तो नहीं पूछ सकते, जी। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8750674433। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मन में आज आया होगा कि हम भी जुड़े। जी। कई लोग चाहते हैं कि हम भी कुछ संस्कार कराएं, डेड बॉडी के, लावारिस जो होती है, जी। चैरिटी करें, या कोई कहते हैं एम्बुलेंस देना चाहते हैं, या हम एम्बुलेंस को डीजल देना चाहते हैं। जी। अभी जैसे वेब सिटी ने हमें जगह ही प्रदान कर दी वहाँ पे। जी। कोई भी किसी तरीके की मदद में किसी भी जुड़ना तरीके चाहता है की। शहीद जी। भगत सिंह सेवा दल की, या किसी बुजुर्ग को दिक्कत आ रही है जिनके बच्चे नहीं हैं, या बच्चे उनको जो जैसा मैंने बताया कि आज की तारीख में तंग करते हैं, तो हमारा फ़ोन नंबर 8750674433 9999979843, ये नंबर आप चला जी, दीजिएगा स्क्रीन बिल्कुल। पे। हम डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल देंगे। हमारी टीम आपसे बैंक डिटेल्स, क्यूआर कोड जो हाँ, वो भी डाल दीजिएगा। रहेगा वो मेरा आप ले ईमेल लेंगे। एड्रेस रहेगा जी। JSShanti@gmail.com। सर, मैं और मेरी टीम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इट्स एन ऑनर टू बी हियर शेयरिंग दिस स्टेज विद यू, और हम चाहेंगे आप अपने मिशन में ऐसे ही लगातार जुड़े रहें। आप सेवा कर रहे हैं, लोगों को आप ऐसे ही इंस्पायर करें, एंड आई होप कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी थोड़ी इंस्पिरेशन लें और सेवा में कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो दशांश हो या फिर जिस भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, ये सेवा भाव को आगे बढ़ाइए। और आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या सर ने जो नंबर दिया आप उस पर पूछ सकते हैं। ऐसे ही और मीनिंगफुल इंस्पिरेशनल कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक भारत यू सर। माता की जय। भारत माता की जय सर।